हेलो दोस्तों, कहानियों के इस अनमोल एहसास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 18। आदित्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी काव्या उसके आगे आकर अपनी दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर लपेट देती है। आदित्य काव्या को देखने लगता है तो काव्या कहती है, आज आप ऑफिस मत जाइए। आदित्य सवालिया नजरों से काव्या को देखता है तो काव्या कहती है, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है और थोड़ा झुककर कहता है, किसी और दिन, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या मासूम सा शक्ल बनाकर, प्लीज। आदित्य फिर एक बार कहता है, मैंने कहा ना, किसी और दिन चलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या आदित्य की गर्दन में हाथ हटाकर रूठते हुए मुंह फेर कर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य काव्या को देखकर गहरी सांस लेता है, फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य के बैठते ही काव्या खिसक कर बैठ जाती है। आदित्य काव्या के और थोड़ा पास जाता है। काव्या फिर एक बार सरक कर बैठ जाती है। फिर एक बार आदित्य काव्या के पास जाता है तो काव्या सोफे से उठकर जाने लगती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य के ऊपर गिर जाती है। काव्या आदित्य की नजरें फेर लेती है। आदित्य काव्या को पकड़कर उठ जाता है। आदित्य काव्या की नाक को पकड़ते हुए कहता है, हर पल बस तुम्हारे नाक में गुस्सा रहता है। काव्या चिढ़ते हुए अपने नाक को आदित्य से छुड़ाती है और मुंह फुला लेती है। आदित्य काव्या की तरफ झुकते हुए कहता है, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम जाएंगे। काव्या नाराजगी से कहती है, हमें नहीं जाना कहीं भी, आपके साथ। आदित्य काव्या को छोड़कर लापरवाही से कहता है, ठीक है, फिर मत जाओ, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है। काव्या की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वह नम आंखों में नमी लिए कहती है, आपके पास तो कभी हमारे लिए वक्त ही नहीं रहता है। काव्या की आंखों में नमी देखकर आदित्य को अपनी बात पर पछतावा होने लगता है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या से कुछ कहने ही वाला होता है कि काव्या दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। आदित्य बस दरवाजे की तरफ देखता रह जाता है। काव्या आंखों में नमी लिए गार्डन में खड़ी होती है। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आती है, काव्या। काव्या जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपाती है और अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ती है। अर्जुन काव्या की आंखों में देखते ही समझ आता है कि वह रो रही थी। अर्जुन एकदम से पूछता है, तुम रो रही हो? काव्या हड़बड़ाहट में कहती है, नहीं, वो हमारी आंख में कुछ चला गया था। अर्जुन काव्या को बेंच पर बिठाकर बैठने का बोलकर खुद भी बैठ जाता है। वह दोनों बातें करने लगते हैं। अर्जुन हर वक्त ऐसी बातें बोलता जिससे काव्या हंसने लगती। अर्जुन तो बस काव्या की मुस्कान में ही खो जाता। वहीं दूर खड़ा आदित्य दोनों को देख रहा था। दोनों में से किसी की नजर आदित्य पर नहीं थी। दोनों अपनी बातों में मगन थे। कुछ देर तक तो आदित्य दोनों को देखता रहा। इसके बाद वह तेज कदमों से कार में जाकर बैठ गया। कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। आदित्य सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने बार बार काव्या को खुद की वजह से दी आंसू दिखते हैं और अर्जुन की वजह से काव्या की मुस्कान दिखती है। आदित्य कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे इन यादों को खुद के दिमाग से हटाना चाहता हो। गार्डन में अर्जुन और काव्या बात कर ही रहे थे कि तभी अनुराग आकर सीधा उसके बीच में बैठ जाता है और अर्जुन की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, भाई, इट इज नॉट फेयर। आप जब से कोमा से वापस आए हैं, मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की। अर्जुन घूरकर देखने लगता है। अनुराग बोलता है, ऐसे आंखें मत दिखाइए, आपके वापस आने का सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। अर्जुन आंखें छोटी करते हुए पूछता है, अच्छा, ऐसा क्या किया तुमने? अनुराग छट से कहता है, मैं और भाभी हर सोमवार को आपके लिए प्रार्थना करने जाते थे। भाभी तो उसी दिन आपके लिए उपवास भी रखती थी। अर्जुन की नजर सीधा काव्या पर चली जाती है। काव्या कहती है, माँ कहती थी कि उपवास रखने से मन्नत जल्दी पूरी होती है, तो इसीलिए हम आपके ठीक होने के लिए उपवास करते थे। अनुराग बीच में ही बोलता है, भाई, अब आपको इस खुशी में ट्रीट देनी होगी। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ठीक है, चलो। अनुराग खुश होकर खड़ा हो जाता है। काव्या वैसे ही बैठी रहती है। अनुराग काव्या को बेटा देखकर हाथ पकड़कर उठाते हुए कहता है, चलिए भाभी। काव्या नाम में सिर हिला देती है। अर्जुन काव्या को देखते हैं, चलो, तुम भी वैसे भी उपवास रख रख कर इतनी पतली हो चुकी हो। काव्या घूरकर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन हंसने लगता है। अर्जुन हंसते हुए, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, सबको मैं ट्रीट दूंगा। अनुराग, सबको बुला लो। अनुराग सबको कॉल करके बुलाता है। रुमानी अलसाई आवाज में कहती है, क्या हुआ भाई, आपने इस वक्त क्यों बुलाया? अनुराग रुमानी को घूरकर देखते हुए कहता है, रुमा, तुम इस वक्त सो रही थी? रुमानी जवाब देती है, और क्या, एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, रिजल्ट निकल नहीं रही, तो सोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। रोहन साइड में खड़े अर्जुन को देखता है, जो बस काव्या को ही एकटक देख रहा था। वहीं काव्या अनुराग और रुमानी को देख रही थी। अर्जुन का यूं काव्या को देखना रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वह आगे बढ़कर कहता है, ब्रो, जल्दी बताइए ना, कहाँ जाना है? अर्जुन काव्या से नजरें हटाकर सबको देखते हुए कहता है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ, तो बस सबको चलना है। ये सुनकर रुमानी उछल पड़ती है। सच में भाई? कहते हुए रुमानी कंफर्म करने के लिए अर्जुन को देखती है। अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर कार के आगे वाली सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रूहानी और रुमानी और रुखसार पीछे बैठ जाते हैं। वहीं अर्जुन और रोहन दूसरी कार में बैठ जाते हैं। दोनों कार एक के बाद एक अपनी रफ्तार के लिए सड़क पर चलने लगती हैं। अनुराग की कार में सब लड़ते झगड़ते मस्ती करते हुए जा रही थी। वहीं अर्जुन की कार में शांति थी। रोहन बार बार अर्जुन को देखने लगता है। तभी अर्जुन अचानक कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है रोहन। रोहन हैरानी से अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन एक नज़र रोहन को देखता है और आगे देखते हुए कहता है, मैं तुम सब में सबसे बड़ा हूँ। मुझे रिश्तों की समझ है। मैं मानता हूँ कि मैं काव्या को पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। बस एक अटक
अट्रैक्शन है जो काव्या को देखकर होने लगता है। मैं खुद को काव्या को देखने से रोक नहीं पाता। रोहान अर्जुन को देखकर कहता है, आपको रोकना होगा भाभी, आदि भाई के साथ बहुत खुश हैं। कहीं आदि भाई आपके एहसासों को जानकर भाभी के साथ रिश्ता तोड़ न दे। अर्जुन खोए अंदाज में कहता है, शायद यही उसकी किस्मत में लिखा है। रोहान ये सुनकर थोड़ा हैरानी से देखता है और कहता है, मतलब? अर्जुन बातों को संभालते हुए, मेरा मतलब है कि आदि और काव्या का रिश्ता किस्मत ने बनाया है। इतना बोलते ही अर्जुन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, लेकिन ये रोहान नहीं देख पाता। रोहान अब आगे देखते हुए शांति से बैठ जाता है। कुछ देर में सब आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचते हैं। सभी अपने फेवरेट फ्लेवर लेने में बिजी थे। वहीं काव्या की नजरें वहां से कुछ दूरी पर खड़ी पानी पूरी के ठेले पर थी। अर्जुन काव्या की नजरों को देखकर पूछता है, क्या तुम्हें वो खाना है? काव्या हमें सिर हिला देती है। अर्जुन काव्या को चलने के लिए कहता है। काव्या आगे चलती है और अर्जुन पीछे। रोहानी जैसे ही दोनों को पानीपुरी के ठेले की ओर जाता हुआ देखती है तो खुशी से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। पानीपुरी माई फेवरेट। रोमानी वहां जाकर खड़ी हो जाती है। काव्या भी वहां जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों पानीपुरी खाने लगते हैं। वहीं अर्जुन बस काव्या को ही देख रहा है। काव्या के कुछ बाल उसकी बार बार परेशान करने लगते हैं। काव्या उसे हटाने की कोशिश करती है, फिर से वह आगे आ जाती है। तभी अर्जुन अपने हाथों से काव्या के बालों को चेहरे से हटाकर कान की साइड कर देता है। काव्या अर्जुन से दूर हो जाती है। अर्जुन तुरंत बोलता है, रिलैक्स, बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ट्रिप में फंसा ट्रैफिक में फंसा कार में बैठा आदित्य ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। वह बस मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया। अचानक ही आदित्य की नज़र बाहर चली गई, जहां काव्या मजे से पानीपुरी खा रही थी। उसके बाद अर्जुन का काव्या के बालों को हटाना दोनों को इतनी नज़दीक देखकर आदित्य को अजीब सा लगने लगा है। काव्या अब वहां से जाने लगती है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। काव्या ट्रैफिक की तरफ देखती है, जो अब पूरी क्लियर हो चुकी थी। काव्या रोड की तरफ से नजरें हटाकर सबके पास जाने लगती है। काव्या के पहुंचते ही सब वहां से निकल जाते हैं। पूरे दिन सब कार में बैठे शहरों के चक्कर लगाते हैं। करीब 7 बजे घर वापस आते हैं। काव्या कमरे में जाकर थकान की वजह से सीधा सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है और कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। काव्या को बेढंग तरीके से सोता हुआ देख आदित्य बेड के पास जाकर काव्या को अच्छे से सुलाता है। काव्या की सैंडल निकालकर कंबल से अच्छी तरह से ढक देता है। इतना करते ही आदित्य जाने वाला होता है कि काव्या नींद में ही आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। काव्या नींद में धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, आप बहुत ज्यादा रूड हो और जिद्दी हैं, कभी हमारी बात नहीं सुनते। काव्या की प्यारी सी बात सुनकर आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आदित्य झुककर काव्या के माथे पर किस करता है। काव्या नींद में ही मुस्कुरा देती है। आदित्य अब वॉशरूम चला जाता है। चेंज करके बाद आदित्य काव्या को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही आदित्य के सामने फिर एक बार अर्जुन और काव्या के करीब दिखने लगती है। आदित्य एकदम से आंखें खोलकर काव्या को देखता है, जो गहरी नींद में सो रही थी। आदित्य काव्या को छोड़कर उठकर बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं अर्जुन के कमरे में अरुणी देवी और विशाखा जी सवालिया नजरों से दोनों की तरफ पीट किए हुए अर्जुन को ही देख रही थी। अरुणी देवी और विशाखा जी अर्जुन को बुलाने पर आई थी। जब से दोनों आई थी अर्जुन इस तरह से बिल्कुल शांत खड़ा था। अरुणी देवी शांति को तोड़ते हुए कहती है, अर्जुन क्या हुआ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अर्जुन फिर भी बिल्कुल शांत रहता है। अरुणी देवी और विशाखा जी एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी अर्जुन की आवाज़ आती है, दादी आप आदि और काव्या का रिश्ता कैसे जोड़ सकती हैं? अरुणी देवी हैरानी से अर्जुन को देखती है और फिर एकदम से कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? अर्जुन मुड़कर अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, क्या आप पंडित जी की बातों को भी भूल चुकी हैं? फिर विशाखा जी को देखते हुए कहता है, माँ आप ये बात कैसे भूल सकती हैं, आपने तो खुद ये सब देखा है। अर्जुन की बातों को सुनकर विशाखा जी बुरी तरह से डर जाती है। अरुणी देवी के भी चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। अर्जुन आगे कहता है, आपने काव्या को बस कुछ वक्त के लिए खुशी दी है, लेकिन उसके बाद जो उसे दर्द मिलेगा उसे शायद ही काव्या कभी झेल पाएगी, क्योंकि वह दर्द कुछ दिन या कुछ सालों का नहीं है, पूरी जिंदगी का होगा। आपने काव्या को आदि की जिंदगी में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे आदि के साथ रिश्ते में बांधकर दर्द और तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विशाखा जी डर से कांपने लगती है। उसकी हालत देखकर अर्जुन उसे बेड पर बिठाता है और पीठ को सहलाते हुए पानी पिलाता है। विशाखा जी थोड़ी शांत होती है, फिर रोते हुए अरुणी देवी को देखते हुए कहती है, माँ ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक मासूम बच्ची के दर्द की दुनिया में ढकेल दिया। अरुणी देवी सामने पड़े चेयर में दम से बैठ जाती है। अरुणी देवी होश खो बैठती है। आखिर ऐसी क्या है आदित्य में जो सब लोगों को लगता है कि उसकी शादी काव्या के साथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी? ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। अर्जुन के कमरे में अरुणी देवी कुछ देर तक तो शांत रहती है, फिर अपनी जगह से उठकर कहती है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते अर्जुन, हमने गलती तो कर दी आदि की शादी काव्या के साथ करके, लेकिन सजा काव्या को मिलेगी। अब हम आदि को ये तो नहीं कह सकते ना कि वो काव्या के साथ रिश्ते में ना रहे, बहुत करीब आ गए हैं दोनों। आदित्य हमारी बात मान भी ले, लेकिन काव्या नहीं मानेगी। वो आदि के साथ दर्द में भी जी लेगी, लेकिन आदि को कभी नहीं छोड़ेगी। अरुणी देवी अपना सिर पकड़कर फिर एक बार बैठ जाती है और पछतावे में कहती है, ये हमसे क्या हो गया? हमने काव्या से वादा किया था कि हम काव्या को खुशहाल भरी जिंदगी देंगे, लेकिन अनजाने में ही ऐसी जिंदगी दे दी जिसमें दर्द के सिवा खुशियों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर कैसे भूल गए हम ये बात? अर्जुन भी काफी ज्यादा गिल्ट में काव्या के बारे में सोचने लगता है। अरुणी देवी और विशाखा जी अब अपने कमरे में चली जाती हैं। अर्जुन गिल्ट से कहता है, आई एम सॉरी काव्या, मैं अगर उस वक्त कोमा में ना गया होता तो तुम्हें कभी इतनी दर्द भरी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन अब तो तुम आदि की बन चुकी हो। मैं तो बस यही कामना करता हूँ कि पंडित जी की बात कभी सच ना हो, तुम दोनों कभी अलग ना हो, हर पल
तो मैंने आदि को अकेलेपन और दर्द में ही देखा है। एक तुम ही हो जिसने आदि के तकलीफ़ों को दूर किया। अगर दर्द की ज़िंदगी में तुम चली भी जाओ तो आदि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो तुम्हें सँभाल ही लेगा। एक कार अंधेरे को चीरती हुई बहुत तेज़ रफ्तार में आकर एक सुनसान सी सड़क पर रुकती है। कार का दरवाज़ा झट से खोलकर आदित्य बाहर आता है। आदित्य अपना फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर पटक देता है। आखिर क्यों क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझे दर्द और अकेलापन अकेलेपन में ही छोड़ देती है? आखिर क्यों मेरी किस्मत हमेशा ही ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? आखिर क्या गुनाह है मेरा जो हर वक्त मुझे सज़ा मिलती रहती है? जब किस्मत मुझे काव्या को देना ही नहीं चाहती थी तो क्यों मुझे उसे के साथ बांध दिया? मैं अकेला जी रहा था, भले खुश ना था, लेकिन मैं सुकून से जी रहा था। तो फिर क्यों किया किस्मत ने मेरे साथ ऐसा? आदित्य अब अर्जुन के कमरे में सुन आदित्य अब अर्जुन के कमरे में सुनी गई बातों को याद करके कहता है, वाइफी, अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से दर्द मिलता है तो मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे जाने के कुछ वक्त के लिए तकलीफ होगी और पूरी ज़िंदगी खुश रहोगी, लेकिन मेरे होने से तुम्हें कुछ पल ही खुशी मिलेगी और पूरी ज़िंदगी दर्द में जियोगी। मैं तुम्हें कुछ पल की खुशी नहीं देना चाहता, बल्कि पूरी ज़िंदगी की खुशी देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी वाइफी, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। आदित्य अपना फ़ोन लेकर रोड की साइड बैठ जाता है। उसके ख्यालों में अब बस काव्या के साथ बिताई वक्त होते हैं जो सुकून से भरी हुई थी। आदित्य एकटक सामने की ओर देखता रहता है। उसके सामने बस काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। वह जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वह उससे दूर हो जाता है। आदित्य अपने फ़ोन को निकालकर काव्या की तस्वीर को देखते हुए चूम लेता है और सीने से लगा लेता है। दर्द से भरी ये रात बहुत धीमी धीमी चल रही थी। किसी को इस रात की खत्म होने की जल्दी है तो किसी को इस रात को खत्म ना होने की कामना है। आदित्य ऐसे ही सिर झुकाए बैठा रहता है कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। आदित्य सिर उठाकर देखता है तो ये प्रीत थी जो आदित्य से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, फिर से अपना सिर झुकाए बैठ जाता है। प्रीत कुछ देर शांत रहती है, फिर थोड़ा सोचते हुए कहती है, क्या हुआ? अपनी क्यूट सी वाइफ से झगड़ा हो गया? आदित्य कुछ नहीं बोलता तो प्रीत फिर से कहती है, वैसे मैंने तुमसे कुछ कभी बात तो नहीं की है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है कि जब से हम मिले हैं तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों करते हो? आई मीन, जब तुम्हारी दादी ने मुझ पर गन से शूट किया था तब भी तुमने मुझे बचाया। शादी के वक्त जब मैंने हमला किया तो बॉडीगार्डों के गन को बुलेट से भी बचाया। मुझे बचाने का रीजन क्या है? आदित्य कुछ नहीं कहता और अपनी जगह से उठकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होकर कहती है, ये तो बता दो कि मुझे रीजन कब बताओगे? आदित्य बिना रुके कार में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। प्रीत मुंह बनाते हुए कहती है, अजीब इंसान है। मैं उसके लिए यहाँ पर आई हूँ और वह खुद बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। पता नहीं काव्या इसे कैसे संभालती होगी। दर्द भरी रात खत्म होते ही एक सुनहरी सी सुबह चारों तरफ रोशनी फैलाती है। काव्या अपनी नींद में उठकर बैठ जाती है। काव्या अंगड़ाई लेती है, सूरज की रोशनी को पाकर मुस्कुरा देती है। अकेले के पल बिताने के बाद काव्या अपनी साइड देखती है जो पूरी तरह से खाली थी। खुद को बेड पर अकेला देख काव्या वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जो खुली हुई थी। काव्या वक्त को देखने के मकसद से घड़ी देखती है जिसमें सुबह के 6 बज रहे थे। काव्या आदित्य को कमरे में न देखकर खुद में ही धीमी से सवाल करती है, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए? थोड़ी देर तो काव्या अपनी सवालों को घिरी सोचती रहती है, फिर कुछ सोचते हुए बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर काव्या अंदर जाती है। अंदर जाकर काव्या शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। अपने शरीर से खुद के साड़ी को निकालकर काव्या साइड में रख लेती है। शावर को ऑन करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद कर काव्या कुछ देर तक शांति से खड़ी रहती है। तभी काव्या को अपनी कमर पर किसी के हाथों का महसूस होता है। काव्या चुवन के एहसास को पहचान कर आंखें बंद करते ही मुस्कुरा देती है। काव्या धीरे से आंखें खोलती है तो उसके सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य काव्या की गर्दन की तरफ बढ़ते हुए अपने होठों को उसके ऊपर फेरने लगता है। काव्या मदहोशी से अपनी आंखों को फिर एक बार बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की गर्दन को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। गर्दन के नीचे तक बढ़ते हुए आदित्य अपने घुटनों के बल बैठकर काव्या के पेट को चूमने लगता है। होठों को की चुवन से काव्या सिर से उठती है। थोड़ी देर तक तो काव्या की चुवन महसूस होती है, लेकिन बीतते वक्त के साथ चुवन कहीं गायब सी हो जाती है। काव्या झटके से अपनी आंख खोलकर अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। काव्या अब वॉशरूम के चारों ओर नजरें फेरने लगती है। वॉशरूम में काव्या और उसकी खामोशी के सिवाय कोई नहीं होता। काव्या धीरे से अपना सिर पर मारते हुए कहती है, काव्या ये क्या हो गया है तुझे? उसके करीब ना होने पर भी इतने करीब उसको महसूस कर रही है। काव्या अब खुद को देखती है तो थोड़ी शर्मा सी जाती है। शावर के पानी की बंद कर जाने को होती है कि उसके सामने टंगी आदित्य की व्हाइट शर्ट दिखती है। काव्या वह शर्ट लेकर आईने में के सामने खड़ी हो जाती है। शर्ट को प्यार से छूते हुए काव्या शर्ट को किस कर लेती है। काव्या शर्ट को अपने सामने करके कहती है, आपने कल कहा था कि आप जल्दी आएंगे पर आप नहीं आए और मैं भी तो सो गई, लेकिन आपने आज इतनी सुबह सुबह कमरे में जाकर मेरी नाराज़गी को बढ़ा दिया है। अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। फिर शर्ट को अपनी सीने से लगाकर कहती है, लेकिन मैं आपसे बात किए बिना रह भी नहीं सकती। आई रियली मिस यू माई खड़ूस जिद्दी अनरोमांटिक हस्बैंड। श्रेष्ठा हॉल में जाकर बैठ
जाती है तो एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट के कस ले रहा था। श्रेष्ठा पीछे से देखते ही समझ जाती है कि ये ध्रुव नहीं है और वैसे भी ध्रुव आज जल्दी ऑफिस चला गया था। श्रेष्ठा धीरे धीरे आगे बढ़कर लगती है। कुछ ही वक्त में श्रेष्ठा उस आदमी के साइड पहुंच जाती है। वह आदमी दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी उम्र ध्रुव से काफी ज्यादा लग रही थी। श्रेष्ठा उसे देखकर कहती है, जी आप कौन? वह आदमी जैसे ही श्रेष्ठा को देखता है, देखता ही रह जाता है। श्रेष्ठा ब्लैक ब्लाउजर के साथ ब्लैक साड़ी में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। साड़ी बहुत ही ज़्यादा पतली थी, जिससे श्रेष्ठा का गोरा बदन उभर रही थी। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मैम ये वो उसके भाई हैं। इतना बोलते ही सर्वेंट टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास रखकर चला जाता है। श्रेष्ठा को जब एहसास होता है कि सामने बैठा इंसान रुद्रांश है, तो वह नफरत से उसे देखने लगती है। वही रुद्रांश श्रेष्ठा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। पर मासूम फूल की कली इस डरावने जंगल में क्या कर रही है? श्रेष्ठा गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसे तो ऐसा लगने लगता है कि वह अभी के अभी रुद्रांश को मार दी। रुद्रांश उठकर श्रेष्ठा के पास जाता है और अपने हाथ बढ़ाकर उसके छूने ही वाला होता है कि दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, भाई। ध्रुव जल्दी से दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नज़र अब ध्रुव पर चली जाती है। ध्रुव अपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। रुद्रांश ध्रुव से नजरें हटाकर श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, बताना जरूरी नहीं समझा तो नहीं बताया। वैसे यहाँ काम कैसा चल रहा है और तुम काम कर भी रहे हो या फिर? ध्रुव जल्दी से कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। रुद्रांश की नज़र बार बार श्रेष्ठा के कमर से होते हुए गर्दन तक जा रही थी। ध्रुव को जब उसकी नजरों का एहसास होता है तो वो श्रेष्ठा की कमर से पकड़कर करीब करते हुए कहता है, भाई सी इज माई वाइफ, श्रेष्ठा ध्रुव सूर्यवंशी। रुद्रांश जैसे ही ये सुनता है, श्रेष्ठा से नजरें हटाकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ओ सिस्टर ऑफ श्रेष्ठा त्रिपाठी, सिस्टर ऑफ श्रेया त्रिपाठी। श्रेष्ठा हैरानी से रुद्र को देखती है, लेकिन ध्रुव थोड़ा भी हैरान नहीं होता। श्रेष्ठा को ऐसे हैरान देखकर रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। वह सोफे पर बैठकर वाइन की बोतल खोलकर गिलास में डालता है और एक सिप लेते हुए कहता है, कई रातें गुजारी हैं उसने मेरे साथ, और आखिर में ध्रुव ने उसके साथ एक रात गुजार कर मार दिया। बोलते हुए रुद्रांश वाइन की एक सिप लेता है। श्रेष्ठा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा गुस्से में ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसकी आंखों में ही समझाने की कोशिश करता है। रुद्रांश दोनों को ही ऐसे देखकर डेविल स्माइल देते हुए कहता है, वैसे तुम श्रेया से ज्यादा खूबसूरत हो, मानना पड़ेगा ध्रुव। तुमने तो दोनों बहनों को चख लिया। यूं श्रेष्ठा गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है कि ध्रुव अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर लेता है। रुद्रांश अब अपनी वाइन पीने में बिजी हो जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है। उसका जाता देख रुद्रांश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, गुस्से में भी क्या खूबसूरत है, पर गलत जगह आकर फंस गई। ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी और मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की? ध्रुव समझाते हुए कहता है, कम डाउन वाइफी, मैं उसे बात करता हूँ ना। श्रेष्ठा अपने हाथ ध्रुव से झटके से छुड़ाकर कहती है, क्या बात करोगे तुम? उसे तो कुछ बोल नहीं पाई और अब मुझे कह रहे हो वो कमी? श्रेष्ठा इसके आगे कुछ बोलती ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को जोर से पकड़कर खींच लेता है और उसके होठों पर अंगुली फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, नो वाइफी, इसके आगे नहीं। ही इज माई ब्रदर एंड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ऐसे कोई शब्द। ध्रुव के चेहरा एकदम से डार्क हो चुका था। श्रेष्ठा उसे देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर जाने लगता है तो श्रेष्ठा उसे बस जाता हुआ देख रही थी। ध्रुव पीछे मुड़कर श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, वाइफी भाई से दूर ही रहना, यू आर माई लाइफ, सो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ध्रुव के इतना बोलते ही श्रेष्ठा उसकी आंखों में गहराई से देखने लगती है। ध्रुव कुछ देर तक श्रेष्ठा को देखता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। ध्रुव हॉल में जाता है। रुद्रांश उसे देखकर खड़ा हो जाता और पास जाता है और एकदम से गले लग जाता है। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? रुद्रांश कहता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रुद्रांश को कसकर गले लगा लेता है। यू ब्रो, आई एम फाइन। रुद्रांश ध्रुव से अलग होकर सोफे पर बैठकर ने का इशारा करता है। ध्रुव सोफे पर बैठ जाता है तो रुद्रांश वाइन की एक सिप पीकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव रुद्रांश को जूठा वाइन लेकर पी लेता है। रुद्राक्ष एक सिगरेट लेकर चलाता है और एक कस खुद ही लेता है और ध्रुव को देता है। ध्रुव सिगरेट लेकर उसे कस लेने लगता है। श्रेष्ठा ऊपर खड़ी गुस्से में ध्रुव को देख रही थी, जिसका अंदाजा ध्रुव को भी था, लेकिन वह श्रेष्ठा को एक नज़र तक नहीं देखता। श्रेष्ठा गुस्से में खुद से बड़बड़ाती है, मना किया था ना सिगरेट पीने से, लेकिन इसे तो बस अपनी करनी है। मन तो कर रहा है दोनों भाइयों का बोतल से सिर फोड़ दूं, कहकर श्रेष्ठा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। सिगरेट खत्म होते ही ध्रुव रख देता है। रुद्रांश वाइन को फिर से गिलास पर डालते हुए कहता है, एंड अपडेट। ध्रुव खुद को संभालते हुए कहता है, नो भाई, वो अब आदित्य सिंघानिया के साथ रहती है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसे पकड़ना। रुद्रांश ध्रुव को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था। रुद्रांश आपने एक अंगुली से गिलास को फेरते हुए कहता है, ओके देन तुम उसे पकड़ने का प्रॉमिस बंद कर दो, उसमें उसे मैं खुद अपनी बाहों में उठाकर लाऊंगा। तुम हमारी नई डीलिंग को संभालो। ध्रुव कंफ्यूज होकर, नई डीलिंग? रुद्र वाइन पीते हुए, यस गर्ल्स स्मेलिंग। ध्रुव हैरान ही से रुद्रांश को देखता है और कहता है, बट ब्रो हम ऑलरेडी इतने सारे इनलीगल काम करते हैं, फिर ये सब क्यों? रुद्रांश ध्रुव को घूरते कर देखता है, भूलो मत ध्रुव, तुम्हें मैंने बचपन से ही यही सब काम करना सिखाया है, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी वाइफ को संभालो। फिर ध्रुव से नजरें हटाकर कहता है, वैसे भी इतनी सेक्सी और हॉट वाइफ है तेरी, पता नहीं किसे नज़र में आ जाए।
ध्रुव गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेता है और आंखें बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। रुद्रांक ध्रुव को देखकर डेविल स्माइल देता है और उठकर अपनी कमरे की तरफ जाते हुए रुककर बोलता है, कल से तुम डीलिंग में ध्यान दोगे गोइट। इस बार जब तक मुझे अपनी जानी मन नहीं मिल जाती तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहकर रुद्रांक सीटी बजाते हुए चला जाता है। ध्रुव से जाता हुआ देखकर धीरे से कहता है, कभी नहीं भाई, मैं काव्या को कभी आपके कब्जे में नहीं आने दूंगा। तो आखिर कैसे बचाएगा ध्रुव काव्या को, ये सब हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और कैसे आदित्य और काव्या एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रात के वक्त काव्या बेड पर बैठी अपनी फ़ोन चला रही थी। अचानक उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है जिसमें रात के 1 बज चुके थे। काव्या कब से आदित्य का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वक्त होने की वजह से वह फ़ोन उठाकर कॉल करने लगती है। उधर से फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। काव्या फ़ोन को देखती है और फिर से कॉल करने लगती है, लेकिन जैसे ही आज उसे कॉल का कोई जवाब नहीं देने वाला था, काव्या बहुत देर तक कॉल करती है, लेकिन हर वक्त उसे एक ही जवाब मिलता है, द नंबर यू आर डीलिंग इज कंट्री स्विच ऑफ, प्लीज ट्राई टू लेटर। काव्या हार मानकर फोन को साइड टेबल पर रखकर लेट जाती है। काव्या इधर से उधर करवटें बदलकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आदत से मजबूर उसकी आंखें उसका साथ दे ही नहीं पा रही थी। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाती है और कहती है, इन्हें पता है कि मुझे इनके बिना नींद नहीं आती, इसके बावजूद ना कुछ बता कर गए और ना ही अब बता रहे हैं। ऐसी कौन सा जरूरी मीटिंग पर है जो फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखे हुए हैं। ये आदत भी तो ऐसी लग गई है ना, उसकी बाहों में बिना तो नींद आती ही नहीं है। कहते हुए काव्या बेड से टेक कर बैठ जाती है। कुछ देर में काव्या की पलकें भारी होने लगती हैं और वह वैसे ही बैठकर सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है काव्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होकर सो रही थी। आदित्य काव्या को अच्छे से लेटाकर खुद भी बिना चेंज किए ही काव्या की बाहों में भर लेता है। काव्या को जैसे ही इस सुकून की तलाश हो, वह नींद में ही कसमकसाते हुए मुस्कुराने लगती है। आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के बालों पर हाथ फेरने लगता है। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त जैसे ही आदित्य की आंख खुलती है, उसे काव्या का मासूम सा चेहरा दिखता है, वो जो सुकून से सो रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। आंखों में देखकर मन नहीं भरता तो वह झुककर पहले काव्या के माथे को चूम लेता है, फिर उसके दोनों गालों को, और आखिर में धीरे से होठों को चूमकर पीछे होकर फिर से काव्या को देखने लगता है। कुछ देर में काव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। काव्या उठकर सीधे आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, कल आप सुबह जल्दी क्यों चले गए और कल रात को इतनी लेट में क्यों आए? आपको पता है मैंने आपका कितनी देर तक इंतजार किया और पूरे 50 कॉल किए। आदित्य कोई जवाब नहीं देता, बस काव्या की शिकायतों को सुन रहा था। आदित्य को कुछ भी बोलता ना देख काव्या फिर से कहती है, अब कुछ बोलिए, मैंने आपका कल से एक बार भी आवाज़ नहीं सुनी। आपको पता है मैं कितनी बेचैन हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। काव्या के ऐसे बोलते ही आदित्य काव्या की आंखों में गहराई से देखने लगता है, जिसे आदित्य के कल ना देखकर बेचैनी साफ दिख रही थी। आदित्य काव्या की आंखों से अपनी ऊपर लेटने का इशारा करता है तो काव्या मुस्कुराते हुए उसके ऊपर लेट जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, भाई भी किसी की इतनी ज़्यादा आदत लगाना भी ठीक नहीं है। काव्या अपने चेहरा उठाकर कहती है, मुझे किसी की नहीं, बस आपकी आदत लगी हुई है। आदित्य बस काव्या को देखता है और फिर से कसकर पकड़ लेता है। काव्या आदित्य के सीने से लगी हुई बालकनी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और कोई मुझसे कुछ छीनने वाला है। आदित्य जो काव्या के बालों पर हाथ फेर रहा था, वह एकदम से रुक जाता है। काव्या आदित्य को देखती है तो आदित्य नजरें हटाकर अपने फ़ोन को लेकर देखने लगता है। काव्या आदित्य की से फ़ोन छीनकर साइड टेबल पर रखती है और थोड़े ऊपर होकर आदित्य की गर्दन के पास अपना सिर रख लेती है और आदित्य के हाथों को पकड़कर अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लेती है और शिकायत लहजे में कहती है, आपका ये फ़ोन हमेशा हमारे बीच आ जाता है। जब आप दूर रहेंगे तब तो बंद रहता है और जब आप पास सामने रहते हैं तो हर वक्त हमें डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते हैं, फिर उठकर रेडी हो जाते हैं। काव्या तैयार होकर कमरे से बाहर जाने की ही वाली होती है कि आदित्य उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। काव्या संभाले नजरों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य बिना कुछ बोले काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या हैरानी से, आप ये क्या कर रहे हैं? काव्या से ये बातों का बिना जवाब दिए ही आदित्य कमरे से उसे लेकर जाने लगता है। आदित्य सीढ़ियों से उतरने लगता है। ब्रेकफास्ट के लिए सब हॉल में मौजूद थे। सबकी नज़र काव्या की गोद में लिए आदित्य पर पड़ती है। काव्या तो शर्म से लाल हो जाती है। काव्या धीरे से कहती है, प्लीज़ मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं हमें। लेकिन आदित्य काव्या की एक नहीं सुनता और सीधे हॉल में होते हुए बाहर लेकर चला जाता है। सबके होठों पर मुस्कुराहट थी, बस विशाखा जी और अर्जुन को छोड़कर। वैसे तो दोनों अब काव्या के लिए खुश थे, लेकिन आगे का सोचकर उन्हें अंदर एक डर उनको मुस्कुराने से रोक रहा था। काव्या आदित्य को बाहर ले जाता है। देखकर सवाल करते हैं, काव्या आदित्य को बाहर जाते देख सवाल करती है, क्या हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? आदित्य काव्या के गाल पर किस करते हुए कहता है, करेंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लो। माया जो वहाँ खड़ी थी आदित्य को काव्या को किस करता देख मुस्कुरा देती है। काव्या चारों तरफ देखकर शर्म से पलकें झुका लेती है। काव्या क्योंकि उसके अलावा वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और गार्डन पर काम करने वाले भी थे। आदित्य काव्या को आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद कार ड्राइविंग करने लगता है। काव्या बस आदित्य को निहार रही थी।
वहीं आदित्य कार चलाने में व्यस्त था। इसके बावजूद उसे काव्या से नजरों का एहसास था। कुछ ही देर में दोनों समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां आदित्य के बॉडीगार्ड पहले से मौजूद थे। उसके अलावा वहां पूरा तट खाली था। आदित्य काव्या को लेकर चेयर पर बैठ जाता है। एक लड़की आकर दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट देखकर काव्या का चेहरा खिल उठता है। ब्रेकफास्ट में सब कुछ उसके मनपसंद का था। काव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है, क्या आज कुछ स्पेशल है? आदित्य जवाब देता है, नहीं, लेकिन आज के दिन को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। आज मेरे साथ सारे वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए। काव्या जल्दी से कहती है, इसका मतलब आज आप मेरे साथ वक्त बिताने वाले हैं? आदित्य हमें सिर हिला देता है। तो काव्या की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन चारों तरफ बॉडीगार्ड को देखकर काव्या मुंह बनाकर कहती है, हमारे स्पेशल वक्त बिताने में इनका क्या काम? आदित्य चारों तरफ देख नजरें घुमाते हुए बॉडीगार्ड्स को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। काव्या उदास सा मुंह बना लेती है। काव्या को ऐसा देख आदित्य किसी को कॉल करता है और सख्ती से कहता है, आल गो अवे फॉर हर। बोलकर कॉल कट करके साइड टेबल पर रख देता है। अब काव्या चारों तरफ देखती है तो सारे बॉडीगार्ड वहां से जा चुके थे। उनको ज़्यादा देखकर काव्या के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद काव्या आदित्य के कंधे पर सिर रखकर रेत पर बैठकर समुद्र के आते जाते पानी को देखने लगती है। समुद्र के इन पानियों के शोर से वहाँ की खामोशी खत्म हो जाती थी। आदित्य काव्या से अलग होकर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। पहले तो काव्या हैरान होती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए आदित्य के बालों पर हाथ फेरने लगती है। आदित्य अपने हाथ को काव्या के गालों पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। काव्या कन्फ्यूज होकर आदित्य को देखती है, फिर कुछ याद आते ही वह मुस्कुराते हुए कहती है, हमने आपको माफ़ कर दिया। वैसे भी मुझे समझना चाहिए था कि आपकी लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपने मुझे मना किया था। आदित्य थोड़ी देर तक काव्या को देखता रहता है, फिर अपने हाथों को काव्या की गर्दन पर ले जाकर थोड़ा झुका देता है और खुद थोड़ा उठकर माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम बहुत भोली हो। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है तो आदित्य अपनी आंखें बंद करके काव्या की कमर पर हाथ लपेटकर अपने चेहरे को उसके पेट पर छुपा लेता है। आदित्य की गहरी सांसों को अपने पेट पर महसूस करते ही काव्या सिरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने के बाद काव्या आदित्य से अलग होकर समुद्र के पानी की तरफ जाती है। काव्या लहरों को छेड़ते पानी के साथ कभी आगे जाती तो कभी पीछे होती। ये करते हुए उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आदित्य दूर खड़ा एकटक बस काव्या की खुशी को देख रहा था। काव्या बिल्कुल बच्चों की तरह खुश होकर पानी से खेल रही थी। उसे ऐसा देखकर आदित्य को बहुत सुकून मिलता है। वह अपनी दोनों हाथों को जेब में रखकर बिल्कुल शांत खड़ा था। बहुत देर तक जब काव्या पानी से बाहर नहीं निकली तो आदित्य जाकर उसे खींचते हुए लाता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें और देर तक रहना है। आदित्य काव्या को घूर कर देखता है तो काव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज और थोड़ी देर तक रहने दीजिए ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर शक्ति से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। काव्या उदास सा चेहरा बना लेती है। उसे ऐसा देखकर आदित्य गहरी सांस लेकर काव्या को नीचे उतारता है और अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर काव्या की तरफ बढ़ा देता है। चॉकलेट देखकर काव्या बच्चों जैसे खुश होते कर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। उससे पहले आदित्य अपने हाथ को पीछे कर लेता है। काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य वार्निंग देते हुए कहता है, 5 बाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काव्या चॉकलेट को देखकर मौसम से सिर हाँ में हिला देती है। आदित्य काव्या की तरफ चॉकलेट बढ़ा देता है तो काव्या झट से ले लेती है और खोलकर मजे से खाने लगती है। चॉकलेट खाते हुए काव्या चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वह काव्या को देखने लगता है जिसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। आदित्य काव्या की तरफ झुकने लगता है। वह उसके होठों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि काव्या पीछे होकर अपनी जीभ से होठों को चॉकलेट खा लेती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, इस बार मैं आपको चॉकलेट को बिल्कुल टेस्ट नहीं करने दूंगी। आदित्य काव्या के बिल्कुल करीब जाकर कहता है, मैं चाहूँ तो अब भी चॉकलेट का टेस्ट ले सकता हूँ। कहते हुए आदित्य अपनी जीभ निकालकर अपने होठ पर फेंटने लगता है। काव्या को जब आदित्य की बात समझ आती है तो शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य काव्या से दूर होकर बैठ जाता है। वक्त बीतते हुए दोपहर के 12 बज जाते हैं। आदित्य अब काव्या को मॉल लेकर जाता है। काव्या मॉल के अंदर जाकर देखती है तो पूरा मॉल खाली था। वहाँ काम करने लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैनेजर दोनों को वेलकम करती है। आदित्य मैनेजर को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वह चला जाता है। काव्या चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये मॉल इतनी खाली क्यों है? आदित्य जवाब देता है कि हमारा ही मॉल है तो मैंने खाली करवा दिया। काव्या कहती है, इसकी क्या जरूरत थी, लोग होते तो अच्छा लगता ना। आदित्य काव्या को घूर कर देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है या उन लोगों के साथ? काव्या आदित्य की बातों को सुन हैरानी से उसे देखती है और फिर चिढ़ते हुए कहती है, अब कोर्स आपके साथ। आदित्य तुरंत बोलता है, तो लोगों पर नहीं, मुझ पर ध्यान दो। काव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहती है, वो समवन फील जेलियस? आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींचता है और कमर से पकड़कर कहता है, यस आई फील जेलिस। काव्या मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आदित्य के गले में लपेटकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको इतनी जेलेसी कब से होने लगी? आदित्य की पकड़ ढीली हो जाती है। काव्या हाथ हटाकर आदित्य से दूर होती है और मुस्कुराते हुए एक शॉप पर घुस जाती है। शॉप में अलग अलग तरह के कपल गिफ्ट्स थे। कांच की बनी कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। काव्या गिफ्ट को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वह एक जगह जाकर रुकती है और गिफ्ट को उठाकर देखने लगती है। ये गिफ्ट बिल्कुल आदित्य और काव्या की पहली मुलाकात की तरह थी। उसमें लड़की ने सेम उसी वक्त काव्या ने जिस तरह की ड्रेस पहनी थी, उसी टॉप जो उसकी कमर को दिखा रही थी, और लोगो इस ट्रक लड़के के भी सेम ब्लैक कलर के शर्ट के साथ कैजुअल ब्लैक पैंट पहना था जैसे आदित्य ने उस वक्त पहना था। उस कांच का बना लड़का लड़की की कमर से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल सेम पोजीशन में जैसे जब आदित्य ने काव्या को पकड़ा था। आदित्य उस गिफ्ट को देखकर उसमें खो गया।
आदित्य जब काव्या के हाथों में देखता है तो वह भी उसी में खो जाता है। कुछ ही देर सोचते हुए काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखती है। हमें क्या लेना है? आदित्य गिफ्ट से नजरें हटाकर काव्या को देखता है और कहता है, ले लो। काव्या खुश होकर वहां से शॉपकीपर को पैक करने के लिए कहती है। मॉल पर वक्त बिताते बिताते रात के 8 बज जाते हैं। काव्या ज्यादा कुछ तो नहीं लेती, लेकिन आदित्य के साथ मूवी देखती हैं और बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। मॉल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आदित्य से बात करती है। आज काव्या बहुत ज्यादा खुश थी। उसे आदित्य का ऐसा मिलकर एक अलग ही जिंदगी मिल गई थी। आदित्य मोर से काव्या को एक होटल में लेकर जाता है। ये होटल भी आदित्य ने ही खरीदा था। होटल की टेरेस पर जब दोनों पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर काव्या की तो खुशी से फूलें नहीं समाती। टेरेस में हर तरफ गुलाबों के फूलों और लाइटिंग से सजाया गया था। वह दोनों चेयर पर एक टेबल थी जिसमें 3 कैंडल जल रही थी। उसमें से उसके सामने एक फ्लावर पॉट थी जिसमें सिर्फ रेड गुलाब के फूल थे। फर्श पर दरी बिछी हुई थी और उससे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर कर रखा हुआ था। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है और चेयर पर बैठा देता है। काव्या चारों ओर के नज़ारे देखने में व्यस्त थी। ऊपर से चांद की रोशनी इतनी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। वह एक वेटर आकर डिनर सर्व करके चला जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और कुछ वक्त शांति से होटल के ऊपर से शहर के नज़ारों को देखते हैं। तभी आदित्य काव्या ने जो हाल रेलिंग पर पकड़ा हुआ था उसे ऊपर अपना हाथ रख देता है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम खुश हो ना वाइफी? काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है और कहती है, मैं खुश नहीं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आदित्य अपना एक हाथ काव्या की पीठ पर और दूसरा उसके बालों को सहलाने लगता है। वह बहुत शांति से कहता है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना वाइफी। काव्या कसकर आदित्य को पकड़कर कहती है, सिर्फ मैं नहीं, हम कहिए, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। आदित्य काव्या को टाइटली गले लग जाती है। होटल से सीधे दोनों सिंगानिया विला पहुंच जाते हैं। काव्या दिन भर के चलने से थक कर चूर हो जाती है। वह कार के रुकने से आंखें बंद करके ही कहती है, अब मुझे बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं चलकर कमरे तक जा सकूं। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और ड्राइविंग सीट से बाहर आकर काव्या की तरफ जाकर उसे गोद में उठा लेता है। काव्या आंखें बंद किए हुए मुस्कुराते हुए कहती है, कितना परेशान करती हूँ ना मैं आपको। आदित्य अंदर जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से मिली हर परेशानी मंजूर है, लेकिन तुम परेशान हो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य हॉल में होते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा जाता है, सीधे कमरे में चला जाता है। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा दोनों को देख रहा था। कमरे में पहुंचते ही आदित्य काव्या को बेड पर लेटाकर दरवाजे को बंद कर देता है और काव्या की सैंडल को निकालकर उसके बगल में लेट जाता है। आदित्य को लेटते ही काव्या उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेता है। तो दोस्तों, आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। करीब 1 बजे आदित्य अपनी आंख खोलता है। काव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य काव्या को बहुत देर तक देखता है, फिर अपने हाथों से काव्या के गाल पर रखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, तो मैं आखिरी बार करीब रखकर बहुत खुशी देना चाहता था, इसीलिए मैं वापस आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। कहते हुए आदित्य उठने लगता है। उस लेकिन वह उठ नहीं पाता क्योंकि काव्या ने अब भी आदित्य के शर्ट को कसकर मुट्ठी में बांध रखा था। ये देखकर आदित्य काव्या के हाथों को खुद के शर्ट से छुड़ाने लगता है, लेकिन आदित्य की कोशिश नाकाम सी हो जाने लगती है। वह जितनी बार काव्या के हाथों से शर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता, काव्या का कसकर पकड़ लेती है। बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद आदित्य किसी तरह से अपने शर्ट को छुड़ा लेता है और उठकर बैठ जाता है। काव्या कसमकसाते हुए आदित्य के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या की हरकत से आदित्य अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर एक बार काव्या की पकड़ से खुद को आज़ाद करके बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आदित्य के उठने से काव्या की नींद भी बेचैन होने लगती है, जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। आदित्य दूसरी तरफ से जाकर काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बालों पर हाथ फेरने लगता और सुला देता है। काव्या की बेचैनी अब भी खत्म नहीं होती। वह पलट कर आदित्य को फिर एक बार पकड़ लेती है। आदित्य हार मानकर काव्या के बगल में ही लेट जाता है और बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसे करते ही काव्या की बेचैनी पल भर में कहीं खो सी जाती है। वह सुकून से सो जाती है। कुछ वक्त बाद जब आदित्य को एहसास होता है कि काव्या अब बिल्कुल नहीं हिल रही है तो वह बहुत धीरे धीरे से काव्या से अलग होकर जमीन पर घुटनों के बल खड़ा होता है। काव्या को दोनों हाथों को थाम लेता है। आदित्य झुककर काव्या की दोनों हाथों को चूम लेता है और कहता है, वाइफी अपना ख्याल रखना और मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मुझे पता है इतने वक्त मेरे साथ रहने के बाद तुम्हें मेरी आदत लग चुकी है, लेकिन आदत तो कभी ना कभी छूट ही जाती है ना वाइफी। तुम्हारी आदत भी छूट जाएगी। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ तुम्हारी ज़िंदगी भर की तकलीफों से बहुत छोटी होगी। इतना कहकर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर तक वह वैसे ही काव्या को बहुत देर तक निहारने लगता है और फिर काव्या के हाथों को छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है। काव्या को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम कर फिर एक बार खड़े होकर जी भर की काव्या को देखता है। इससे भी जब उसका मन नहीं पड़ता तो वह अपने फ़ोन से काव्या का फोटो खींच लेता है। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता हॉल में होते हुए जाने लगता है। तभी एक आवाज़ आदित्य के चलते कदमों को रोक देती है। आदि की आवाज़ सुनकर आदित्य रुक तो जाता है, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखता क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि यह आवाज़ किसकी है। अर्जुन जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा आदित्य को रोक दिया था, वह सीढ़ियों से उतरकर वहीं खड़ा हो जाता है।
अर्जुन घड़ी पर वक्त देखते हुए कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यह सवाल सुनते ही आदित्य ने जो कदम रोके रखे थे वह उसे बढ़ाते हुए आगे जाने लगता है कि तभी फिर अर्जुन कहता है, कब तक यूं अपनों से दूर रहोगे आदि? आदित्य के कदम फिर एक बार रुक जाते हैं। अर्जुन अब आगे बढ़कर आदित्य के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक अर्जुन आदित्य को देखते हुए कहता है, अपनी किस्मत से भाग रहे हो? आदित्य अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन आदित्य के पास आकर कहता है, मुझे पता है उसने तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए तुम अब काव्या से दूर जा रहे हो। आदित्य, तुमने अब तक अपनी किस्मत से भागना नहीं छोड़ा। हर बार की तरह अपनी किस्मत से डरकर तुम भाग रहे हो। उस वक्त माँ की तकलीफ दे गए थे, आज काव्या को दे रहे हो। आदित्य अर्जुन को देखकर कहता है, मैंने किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। अर्जुन थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, तो फिर तुमने क्यों उस माँ को कभी अपने करीब नहीं आने दिया जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था? और अपने परिवार के साथ परायों की तरह क्यों व्यवहार करते हो? पहले तो मुझे भी समझ आता था कि तुझे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन जब तू ठीक हो गया तो फिर तूने उस वक्त माँ की ममता को क्यों ठुकरा दिया? अपनों को क्यों नहीं अपनाया? आदित्य चुप होकर नजरें फेर कर खड़ा हो जाता है। अर्जुन की ऊंची आवाज़ बस हॉल में ही गूंज रही थी। सिंगानिया विला का हर एक कमरा साउंड प्रूफ था। न हॉल की आवाज़ किसी कमरे में जा सकती थी और न ही किसी कमरे की आवाज़ बाहर आ सकती। आदित्य का यूं नजरें फेर कर चुप खड़ा देख अर्जुन कहता है, मैं बताता हूँ तुमने क्यों माँ को और परिवार को नहीं अपनाया। क्योंकि तुम अपनी किस्मत से डरते हो। माँ के करीब जाकर अगर फिर से किस्मत ने तुमसे उसे दूर कर दिया तो इस बात से तू डरता है। तुझे पता भी है तेरे इस डर की वजह से माँ कितनी तकलीफ में जीती आ रही है। वह हर पल तेरे लिए तड़पती है, लेकिन तू। बोलते हुए अर्जुन आदित्य को देखता है। आदित्य गुस्से से अर्जुन को के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ, मैंने इसीलिए ही माँ को कभी खुद के करीब नहीं आने दिया। अकेलेपन का दर्द क्या होता है कि आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने बचपन से अपने परिवार के साथ जिया है, लेकिन मैंने जन्म होते ही अकेले में दर्द को जिया है। क्या कहा आपने? मैं अपनी किस्मत से डरता हूँ? तो हाँ, मैं डरता हूँ अपनी किस्मत से। मेरी किस्मत ने हमेशा मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी दर्द पहुँचाया है। मैं अपनी किस्मत की वजह से कभी किसी को दर्द नहीं पहुँचाना चाहता, इसीलिए मैं हमेशा दूसरों से दूर रहता हूँ। अर्जुन आदित्य के कंधों पर दोनों हाथ को रखकर कहता है, आदि, तू लड़ता क्यों नहीं अपनी किस्मत से? हर बार तू किस्मत को अपनी मनमानी क्यों करने देता है? आदित्य फिर एक बार चुप हो जाता है। अर्जुन थोड़ा पीछे होकर बोलता है, और ये जो तू किस्मत से डर कर काव्या को छोड़कर जा रहा है, तुझे क्या लगता है तू उसके साथ सही कर रहा है? वो तेरे जाने से तुझे भूल जाएगी। अगर तू ये सोच रहा है तो तू गलत है। फिर थोड़ा रुक कर, आदि, काव्या तुझसे प्यार करने लगी है, और प्यार के ना होने पर जो तकलीफ होती है ना, वह तकलीफ जिंदगी भर इतनी दर्द देती है कि इंसान पागल हो जाता है। अर्जुन आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहता है, और तू भी तो काव्या से प्यार करने लगा है। तू बता क्यों? तू बता, क्या तू कभी काव्या से दूर रह सकता है? आदित्य तुरंत बोलता है, कोई प्यार नहीं है। हम दोनों के बीच में रिश्तों की वजह से बस करीबी आ गई थी, एक दूसरे से बस लगाव हो गया है, साथ रहकर बस आदत लग गई है। अर्जुन बीच में बोलता है, काव्या की कसम खाकर बोल, जो तुमने अभी कहा वो सच है, और तू काव्या से प्यार नहीं करता। आदित्य बिल्कुल चुप होकर नजरें झुका लेता है। तो अर्जुन कहता है, क्या हुआ, नहीं खा सकता ना तू काव्या की झूठी कसम? आदित्य अब पलट कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी अर्जुन फिर एक बार कहता है, मत करना भाई ऐसा, क्योंकि तू काव्या को दर्दों में तड़पाना चाहता है। वो मर जाएगी तेरे बिना। दर्द तुझे आता है, लेकिन काव्या को नहीं आता, वो टूटकर बिखर जाएगी। आदित्य अर्जुन की तरफ मुड़कर देखता है तो अर्जुन हैरान रह जाता है, क्योंकि आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह घुटनों के बल बैठकर कहता है, और मैं क्या करूं भाई, आपकी वजह से, अपनी वजह से मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। आदित्य को ऐसा आंसू बहाता देख अर्जुन के दिल में दर्द उछा उठता है। वह दौड़कर आदित्य के पास जाता है और घुटनों के बल खड़ा होकर आदित्य के गले लगा लेता है। आदित्य अर्जुन को कसकर पकड़ लेता है। उसे भी इसी वक्त किसी अपने के साथ की बहुत ज़रूरत थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आदित्य के इमोशन बाहर आए थे। बहुत देर बाद आदित्य अर्जुन से गले लगे ही कहता है, प्लीज़ भाई, उसका ख्याल रखना। बोलकर आदित्य झट से अर्जुन से अलग होता है और तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। अर्जुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे पहले ही तेज रफ्तार से आदित्य की कार सिंगानिया विला से निकल जाती है। अर्जुन कार को देखते हुए कहता है, नहीं आदि, तू काव्या को कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तुझे वापस आना ही होगा। तुझे अपने डर को खत्म करना ही होगा। किस्मत से तुझे लड़ना ही होगा। सुबह की नई किरण सभी के जीवन में एक रोशनी लेकर उगती है। काव्या कसमकसाते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और बेड की साइड देखती है। आदित्य को न देखकर काव्या को बेचैनी होने लगती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि काव्या आदित्य को न देखकर बेचैन हो रही थी। काव्या उठकर खड़ी होती है और वॉशरूम में लेकर पूरे कमरे में चेक करती है। काव्या ऐसे ही कमरे के बाहर निकलकर आदित्य को स्टडी रूम में देखती है तो वहाँ भी आदित्य नहीं होता। काव्या फिर से कमरे में जाकर आदित्य को कॉल करने लगती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, फ़ोन हाथ में रखते ही क्यों है जब कॉल रिसीव ही नहीं करना होता? काव्या के दिल की धड़कनें अब डर से तेज होने लगती हैं। काव्या अपनी धड़कनों के पास हाथ रखकर कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है? काव्या किसी तरह से रेडी होकर नीचे चली जाती है। अभी काव्या की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। काव्या डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ तो जाती है, लेकिन वह कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता।
काव्या अचानक ही उठकर खड़ी हो जाती है। काव्या के ऐसे अचानक खड़े होने से सब उसे देखने लगते हैं। अरुणी देवी काव्या की प्लेट को देखती है जिसमें नाश्ता वैसा का वैसा ही रखा था। अरुणी देवी काव्या को देखकर पूछती है, क्या हुआ काव्या, अब ठीक है? काव्या बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहती है, पता नहीं दादी, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, बहुत डर लग रहा है। अरुणी देवी काव्या की बेचैनी देखकर परेशान होकर कहती है, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? काव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है। काव्या डाइनिंग टेबल से साइड होकर कहती है, हमें मंदिर जाना है। अरुणी देवी ठीक है मैं जवाब देती है तो काव्या वहां से जाने लगती है। तभी अनुराग खड़ा होकर कहता है, मैं भी भाभी के साथ जाऊंगा। अरुणी देवी अनुराग को देखकर हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग और काव्या बाहर जाते हैं। दोनों कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से अर्जुन कहता है, अनुराग मैं भी जाऊंगा। अर्जुन दोनों के पास जाकर चलने के लिए कहता है। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनुराग अर्जुन के साथ बैठ जाता है और काव्या पीछे बैठ जाती है। कार सिंघाने वाला से निकल जाती है। काव्या बार बार आदित्य को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। काव्या की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अर्जुन मिरर से काव्या को बेचैनी को देख रहा था। अर्जुन से रहा नहीं जाता। वह मिरर से काव्या को देखते हुए कहता है, काव्या आदि किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया है। ये सुनते ही काव्या की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। फिर रोते हुए कहती है, हमें उनसे बात करनी है। काव्या को रोता देखते ही अर्जुन अनुराग को कार रोकने के लिए कहता है और खुद पीछे जाकर बैठ जाता है। अर्जुन अब फिर से कार स्टार्ट करता है और अनुराग काव्या की आंखों को पूछते हुए गले से लगा लेता है और कहता है, भाभी आप रोइए मत, आदि भाई जल्दी ही वापस आएंगे। काव्या अनुराग को कसकर पकड़ लेती है। अनुराग काव्या की पीठ को रब करते हुए वहीं आगे बैठे अर्जुन मन ही मन कहता है, देख रहा है ना आदि, काव्या को तो अब तक कुछ पता भी नहीं है, फिर भी उसे इतनी तकलीफ हो रही है। जब उसे पता चलेगा कि तू उससे दूर चला गया है तो पता नहीं क्या होगा, हम कैसे संभालेंगे काव्या को। अनुराग काव्या को शांत कराने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, यह आपने अच्छा नहीं किया आदि भाई, वाह, भाभी को ऐसी तकलीफ में छोड़कर जाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हुए अनुराग काव्या को देखता है जो अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। अनुराग काव्या की पीठ को लगातार धीरे धीरे रब करने लगता है। रात के वक्त जब अर्जुन और आदि बात कर रहे थे तब अनुराग किचन में ही था। वह पानी लेने के लिए बाहर आया था तो उसे अर्जुन और आदि की सारी बातें सुन ली थी। आदित्य के दर्द को देखकर अनुराग को भी बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन वह फिर भी बाहर नहीं आया बल्कि चुपचाप किचन में चुप कर दोनों को देखता रहा। कुछ देर बाद कार रुकती है। अनुराग काव्य से अलग होने के लिए उसे देखता है तो काव्या सो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। नींद में भी वह बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। काव्या को सोता देख अर्जुन अनुराग को देखता है। अनुराग अर्जुन बात मानते हुए साइड में कार लगा देता है। कहता है, अनुराग अपना एक हाथ काव्या के बालों में सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को। अर्जुन चुपचाप मिरर से काव्या को ही देखने लगता है। करीब 1 घंटे तक कार में शांति रहती है। तभी काव्या थोड़ा हलचल करते हुए आंखें खोलती है। अनुराग से अलग होकर वह दोनों को देखने लगती है। अनुराग कार के बाहर निकल जाता है और एक हाथ बढ़ाकर कहता है, चले भाभी। काव्या अनुराग को एक नज़र देखती है और अपना हाथ बढ़ा देती है। काव्या कार के बाहर निकलती है और तीनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। काव्या पूजा करती है तो उसे बहुत शांति मिलती है। अर्जुन काव्या को देख ही रहा था तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो सीढ़ियों में खड़ी होकर पानी की तरफ मुंह करते हुए बहुत ही श्रद्धा से पूजा कर रही थी। लड़की पीले रंग की साड़ी और सिंपल लुक में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की तो उसे नजरें ही नहीं हटती। वह एकटक उसे ही देखने लगता है। अर्जुन के कदम अपने आप ही उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस लड़की के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे खड़े होते ही अर्जुन को उस लड़की की गर्दन के पीछे तिल दिखता है जो उसकी गर्दन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अर्जुन उस तिल को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। बहुत देर तक उसकी नजर वही रहती है। वह लड़की पूजा खत्म होते ही पीछे पलट करती है कि अर्जुन के इतने करीब होने की वजह से वह लड़की अर्जुन को देखकर संभल नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए सीधे पानी में एक गिरने वाली होती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। गिरने के डर से जो लड़की ने आंखें बंद कर रखी हुई थी अर्जुन के पकड़ने से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही वह बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखती है। वहीं अर्जुन तो उसकी आंखों में ही खो जाता है। अर्जुन एक सीढ़ी उतरकर उस लड़की को खींच लेता है। अर्जुन के हाथ लड़की की कमर पर चले जाते हैं। वहीं वह लड़की एकटक बस अर्जुन को ही देख रही थी। तो आखिर कौन है ये लड़की? क्या आपने सही गेस किया? क्या यह लड़की प्रीता है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।